नमस्कार साथियों, एक बार आपका स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज विश्व के अंदर बहुत बड़ी खोजें हो रही है और उनकी उपलब्धि की वजह से ही अच्छा से अच्छा संकरण के द्वारा बीज उत्पन्न कर रहे हैं और किसान बहुत ज़्यादा इससे लाभान्वित हो रहे हैं। किसान ही नहीं, बहुत सारे पशु पक्षियों के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां होती है, उन बीमारियों का सटीक पता लग पाता है और उनका इलाज का निदान भी हो जाता है। तो दोस्तों, एक महान वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके जीवन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आनुवंशिक के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म मोराविया गांव के अंदर, जो ऑस्ट्रिया के अंदर आया हुआ है, वो 22 जुलाई 1822 को एक कृषक के परिवार में हुआ था। अर्थात ग्रेगर मेंडल के जो पिताजी थे वो एक कृषक थे। तो दोस्तों, मैं इस संपूर्ण पटकथा को एक कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो दोस्तों, एक बालक था जिसका घर एकदम निर्धन था। एक निर्धन परिवार के अंदर, कृषक परिवार के अंदर एक बालक का जन्म हुआ था और उस बालक का नाम था ग्रेगर जॉन। ठीक है, तो वो बालक अपने पिता के साथ में भी काम करता था खेत में और स्कूल में भी, पाठशाला में जाता था। तो दोस्तों, वो खेत में काम करता था तो अपने पिता से बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था कि पिताजी, ये पौधा है छोटा क्यों है, ये पौधा बड़ा क्यों है, इस पौधे के जो फूल आए हैं सफेद आए, बल्कि इस पौधे के जो फूल आए हैं वो लाल क्यों है। बालक की बातें सुनकर पिता अचंभित हो जाता, इस छोटी सी उम्र के अंदर ये बालक इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे सोच पाता है। तो दोस्तों, लेकिन उसके पिताजी एक ही बात कहते थे, बेटा, इन बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है, आखिर तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई में सब कुछ है, इस काम में कुछ रखा नहीं है। पिता इस चीज से अनभिज्ञ थे कि एक बड़ा वैज्ञानिक बन के सामने उभर लाएगा, यही बात है इसकी। तो दोस्तों, कैसे कैसे घर चल रहा था और ग्रेगर मेंडल की 12वीं क्लास अर्थात मैट्रिक से ऊपर हो गया था। ठीक है, 12th हो गया था ग्रेगर मेंडल की, और 12th होने के उपरांत पिता के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी आई कि इसको कॉलेज के अंदर किस तरह दाखिला दिलवा जाए। लेकिन घर की कंडीशन बहुत दयनीय थी और निर्धनता के अभिशाप से उनका परिवार ग्रसित था। तो ऐसी स्थिति में कैसे तैसे ग्रेगर के पिताजी थे, पैसे कहीं से लाए और उन्हें बीएससी के लिए कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। कैसे तैसे उन्होंने 4 वर्ष के अंदर बीएससी पूरी कर दी और बीएससी पूरी करने के बाद में वो अपने घर आ गए। लगभग उनकी जो उम्र थी वो 21 वर्ष हो गई थी और 21 वर्ष की उम्र और ग्रेजुएशन कर लिया और वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लग गए थे। आपको पता है, उस समय भी नौकरी के लिए इतनी त्रासदी थी जितनी कि आज है। नौकरी पाने के लिए हर युवा जिस तरह से ग्रेजुएशन के बाद में परेशान होता है, वैसे ही मेंडल भी उस समय परेशान हो गए थे। लेकिन बहुत सारी चीजों को ढूंढने के बाद में, इधर उधर भटकने के बाद में, उन्हें एक मठ के अंदर अनुमति मिली। मठ का मतलब होता है दोस्तों, वहाँ ईसाइयों के अंदर एक चर्च होता है, हमारे जैसे मंदिर होता है, वहाँ पर उनका एक चर्च होता है और चर्च के अंदर जो पूजा करना या रखवाली करना या फिर कोई बगीचा होता है उसकी देखभाल करना, वो तमाम सारी नौकरी वहाँ पर मिल गई थी। किसको? मेंडल को। और मेंडल वहाँ पर एक पुजारी की भांति एक मठ के अंदर प्रविष्ट हो गए और उनके साथ में बहुत सारे लोग भी थे जो कि एक पुजारी थे। दोस्तों, मेंडल की अभिरुचि अभी भी उसी चीज़ों पे लटकी हुई थी। उनके चर्च में एक बगीचा था और बगीचे की देखभाल में उन्हें बहुत रुचि होने लग गई थी और बहुत सारे लोगों को लगा कि ये बगीचे के प्रति इसकी जो भावना है, उसकी भावना बहुत अच्छी है, हमें क्या करना चाहिए, बगीचे का इसको अध्यक्ष बना देना चाहिए। किसको? मेंडल को। उस समय मेंडल को बगीचे का अध्यक्ष बना दिया गया और उसके बाद में बहुत सारा समय मेंडल का उस बगीचे के अंदर बीतने लगा। हमेशा मेंडल उसके ऊपर तर्क वितर्क करके सोचता रहता था कि ये पौधा इस टाइप का है तो ये पौधा इस टाइप का, हम कैसे करें, क्या करें ऐसा कि ये पौधा इस टाइप का बन जाए। इस तरह की तर्कपूर्ण बातें मेंडल सोचता रहता था और बहुत सारे कार्य करता था। लेकिन कुछ समय के बाद में उन्हें एक पादरी की पोस्ट मिल गई थी। पादरी की पोस्ट मिलने के बाद में उन्हें मठ के द्वारा एक बात रखी गई कि आप उच्च शिक्षा के लिए आप वियना जा सकते हो। तो मेंडल साहब को उच्च शिक्षा के लिए मठ के द्वारा
कहाँ भेजा गया? वियना भेजा गया उच्च शिक्षा के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए। और 2 साल की भौतिकी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मेंडल साहब करके आए और उसके बाद में वापस वहीं मठ पे चले गए और बगीचे के अंदर वही रुचि पहले की थी वो बनी हुई थी। इसी प्रकार से मेंडल साहब ने सोचते रहे और बोला, और एक दिन ऐसा दिमाग में ख्याल आया कि मैं हमेशा सोचता ही रहता हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, तो हमें अब सोचना बंद करना चाहिए और जो सोचा है उसके ऊपर करने की जरूरत है। इस प्रकार मेंडल साहब ने एक स्कीम आई दिमाग में, उन्होंने करीबन 10,000 पौधे उगा दिए थे। 10,000 पौधे उगा दिए थे। आखिर में उन्हें एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि उन्होंने एक मटर का पौधा था जो मादा था, उसके फूल में से कुछ बीज लिए और एक मादा पौधे के फूल थे उसमें डाल दिए गए। डालने के बाद में उन्हें जो बीज प्राप्त हुए उन बीजों को उन्होंने बोया। बोने के उपरांत में उन्हें लगा कि जो भी वो बीज प्राप्त हो रहे हैं वो पुरुष संतति हो रही है, अर्थात जो मादा था, जैसे कि मादा जिसका बीज था खुरदरा था तो सब बीज खुरदरे ही पैदा हो रहे, या फिर मादा का पुरुष का जो बीज था वो चिकना था तो चिकने ही पैदा हो रहे। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, उन्होंने 2 चीज़ों का संकरण कराया। संकरण के बाद में कुछ बीज पैदा हुए, उन बीजों को बोया तो बीजों में उन्हें जो लक्षण प्राप्त हुए वो हुए पुरुष के लक्षण प्राप्त हुए। लेकिन उनके जो पुत्र हुए, पुरुष के जो पुत्र हुए, उनको वापस बोया तो उन्हें प्राप्त हुआ कि 3 लक्षण अर्थात 3 चीजें तो पुरुष की प्राप्त हुई और 1 चीज स्त्री की प्राप्त हुई। लेकिन पहले वाले जो स्थिति प्राप्त हुई थी उन्होंने बोला कि ये एक प्रभावी लक्षण है, और दूसरी स्थिति के अंदर जो एक स्त्री प्राप्त हुई जो उसके दादी के ऊपर गई थी वो एक अप्रभावी लक्षण था। 2 जो नियम थे मेंडल के यहां से निकल के आने लगे। ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने जो भी कुछ कार्य किया था वो एक डायरी के अंदर नोट आउट कर दिया गया था और बहुत बड़ी किताबों के अंदर समाविष्ट कर दिया था, एक लेख बना दिया गया था। उन्हें ऐसा लगा कि मैंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली, लेकिन आखिर में उन्होंने एक प्रयोग और करना था। एक प्रयोग था, उन्होंने पीले मटर दाने का संकरण किया पहले, उसके बाद में उगाया। उगाने के बाद में उन्हें पूरे जो दाने मिले थे पीले मिले, लेकिन वापस उन्हीं की संतान को वापस उगाया तो ऐसी स्थिति के अंदर 3 दाने पीले मिले और 1 दाना हरा मिला था। तो उन्हें ये चीज निष्कर्ष निकल गई, इस चीज का ठोस रूप से प्रमाण मिल गया कि ये जो जेनेटिक लक्षण होते हैं किसी न किसी नियमों को फॉलो करते हैं, किसी नियमों के ऊपर आधारित होते हैं। ये चीजें मेंडल अपनी चीजों में नोट आउट करता गया और आखिर में उन्हें लगा कि ये एक नया सिद्धांत प्रतिपादित हो रहा है, एक बहुत बड़ी खोज है मेरे द्वारा। तो साथी पुजारियों को बोला कि वे ऐसी सी बात है, उन्होंने बोला कोई मतलब नहीं है, कोई समझने वाला नहीं। लेकिन तो भी मेंडल ने सबसे पहले उन्होंने एक वैज्ञानिक सभा का आयोजित किया, बहुत बड़ी सभा जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां पर आ गए और उस वैज्ञानिक सभा के अंदर उन्होंने अपना जो लेख था पढ़ा। लेख पढ़ने के उपरांत में कुछ वैज्ञानिक हंसे, कुछ मुस्कुराए, कुछ वैज्ञानिकों ने ताली पीटी, क्योंकि उनसे उनका कोई ताल्लुकात नहीं था, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मेंडल वास्तव में बात क्या कह रहा है। तो ऐसी स्थिति में मेंडल को ऐसा महसूस हुआ कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और सूखी ही तालियां पीट करके कुछ टाइम के लिए याद रखा, फिर भूल के चले गए। लेकिन सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद में मेंडल को लगा कि एक बैठक और बुलानी चाहिए मुझे और लोगों को समझाना चाहिए कि ये इस तरह से हो रहा है। फिर वैज्ञानिकों की बैठक मेंडल के द्वारा बुलाई गई और बुलाने के बाद में फिर उन्होंने बाचा वही जो लेख में लिखा था। और जैसे ही वो बाजा तो उस समय लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ये पागल हो गया है, इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ये क्या बोल रहा है, लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति में लोग कुछ समय के लिए तालियां बजाई और उसी तरह वो वापस चले गए। ऐसी स्थिति में मेंडल निराश हो गए, सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने एक वैज्ञानिक पत्रिका होती थी, उस वैज्ञानिक पत्रिका के अंदर पूरा लेख छपवा दिया था, लेकिन वही सप्ताह 2 सप्ताह बाद में लोगों ने पढ़ा और वो पुस्तकालय की किसी धूल के अंदर दब गया। ऐसी स्थिति के अंदर मेंडल को बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई थी चर्च के अंदर, और उस चर्च के अंदर पोस्ट मिलने के बाद में वो चर्च की क्रियाविधियों में इतने व्यस्त हो गए थे कि बाकी काम वो करने का उनके पास समय भी नहीं मिला था और आखिर में उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा और अपनी आंखें बंद हो गई। लेकिन उनके जो सिद्धांत थे वो भी कहीं दब गए। लेकिन
अपने आखिरी वक्तों के अंदर साथियों को उन्होंने यही बोला कि दोस्तों मेरा दिन एक दिन जरूर आएगा, मैं आज हूं या ना हूं लेकिन मेरा दिन एक जरूर आएगा, लोगों के सामने मेरी जो खोज है जरूर उनके सामने आएगी। लेकिन क्या हुआ, 16 साल के बाद में 3 वैज्ञानिक, हॉलैंड का एक वैज्ञानिक था, एक जर्मनी का था और एक ऑस्ट्रिया का था, 3 वैज्ञानिकों के हाथ में ये लेख लग गया। बहुत बड़ा चमत्कार हो गया दोस्तों। 16 साल के बाद में, ये मरने के 16 साल के बाद में ये लेख उन वैज्ञानिकों के हाथ में लगा और ऐसी स्थिति के अंदर हॉलैंड के हुगो डी व्रीज को पता चला, उसके बाद वो जर्मनी के कॉल फॉरेंस को पता चला और ऑस्ट्रिया के एरन मोन को पता चला और 3 वैज्ञानिक मिलकर के वैज्ञानिक जगत में यह हाहाकार मचा दिया कि भाई एक मेंडल नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने इस प्रकार से खोज की थी, जो कि आज से 32 साल पहले उसने अपनी इस पत्रिका के अंदर छपा दिया था कि इस प्रकार से ये जेनेटिक लक्षण काम करते हैं और लोगों को बताया। लेकिन वास्तव में उन्होंने फिर वापस उसको निष्कर्ष किया कि ये मेंडल के अंदर जो नियम खोज किए उनमें कुछ अपवाद था। इस प्रकार उन्होंने मेंडलवाद को एक सैद्धांतिक रूप दिया और मेंडल को अपनी जो उपलब्धि थी उसका पता चल पाया। तो दोस्तों ये थी मेंडल की एक जीवनी, जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, ये बात है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि मेंडल के जो नियम थे वो नियम किस प्रकार से, और परीक्षा के अंदर जो मेंडल के नियम आते हैं वो कैसे आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर पूरा पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके जाइए और जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं नए से नए वीडियो आप तक लाता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों।